आज होंगे जी पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ और द फास्टेस्ट बॉलर एवर इन द यूनिवर्स, नॉट इन द वर्ल्ड, शोएब अख्तर। और आज हमारे एक मेहमान भी हैं जी, एक गेस्ट भी हैं हमारे, क्योंकि अब जो हालात चल रहे हैं उसमें राशिद लतीफ और शोएब अख्तर हैज टेकन ओवर एज द होस्ट। मैं तो अब खामखा होता हूँ एंड कंपनी, लेकिन आज हमारे साथ जो है 20 टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, अप एंड कमिंग बडिंग स्टार, 3 सेंचुरियां, 2 बैक टू बैक इन्होंने की टेस्ट मैचेस में और 5 वनडे इंटरनेशनल्स भी खेले हैं। लेकिन कमाल ये है कि लिस्ट ए में इनकी एवरेज 54 की है, लेकिन 5 वनडे खेले हैं अभी तक। T20 इनका इंटरनेशनल डेब्यू नहीं हुआ। वन ऑफ द कॉम्पिटेंट व्हाइट बॉल प्लेयर्स एज वेल, बहुत सुआव है, टॉक्स डिलिजेंटली, बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है, कहते हैं ना ऑल राउंड प्रोडक्ट है। तो शान मसूद हमारे साथ होंगे। शान, वेरी वेलकम, वार्म वेलकम। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। और शोएब अख्तर आज जो है वो एक क्वेश्चनियर लेके आए हुए हैं, तो यू शुड फैशन योर सीट बेल्ट। है जी। अच्छा जी शान, राशिद भाई या शोएब के होते हुए माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि ये जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो गए कोविड-19 पैंडेमिक के, इसने कितना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट किया आप लोगों को जो करंट रनिंग कंटेम्पररी क्रिकेटर्स हैं? राशिद, वो डॉक्टर साहब, आई थिंक हम बिल्कुल आदी नहीं है घर में बैठे हुए। ये पहली बार था कि 8 महीने में मैं खुद घर वापस आया हूँ, तो हम काफी यूज्ड टू हैं कि घर से दूर रहना। इवन जो हमारी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग रूटीन्स होती हैं वो ज्यादातर दूसरे सिटीज में होती हैं, इतना टाइम नहीं मिलता, तो इतना वक्त घर में गुजारना, आई थिंक साइकोलॉजिकली उसका इफेक्ट हुआ है। क्रिकेट का ना होना, प्रैक्टिस रूटीन्स का ना होना, और जब आपको फिर मेक शिफ्ट चीजें करनी होती हैं तो आपको एक लेसन भी सिखाती हैं कि आप कम चीजों के साथ भी किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। तो इस वक्त में काफी सीख है, सब्र काफी आया है, लेकिन साइकोलॉजिकली आई थिंक सबसे बड़ा असर हुआ है जो हमारे माशरे में इसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका कितना हो सकता है क्रिकेटर्स। जी राशिद भाई, आप शान से क्या पूछेंगे अबाउट द इम्पेडिमेंट्स, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल हमारे क्रिकेटर्स हो गए, आप हो गए, शोएब हो गए, आप लोग यू हैव गॉन थ्रू के एक एलीट स्पोर्ट्समैन की, एक टॉप स्पोर्ट्समैन की, एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? ये सवाल यही है कि किस तरह से मैनेज कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस, क्योंकि अब ना स्टेडियम, ना ग्राउंड, ना प्रैक्टिस एरिया, तो अपनी बैटिंग को, अपनी फील्डिंग को, अपनी फिटनेस को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? जो आप कर रहे होंगे बाकी प्लेयर भी वही कर रहे होंगे। सबसे पहले तो हमें आप लोगों ने भी, और आई थिंक इवन जो मतलब मेरे उस्ताद हैं यूनुस भाई, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस वो बेसिक्स को देते हैं। तो एक अच्छा वक्त है कि अपने बेसिक्स पे फोकस करना, जो भी बैटिंग के बेसिक्स हैं, चाहे वो आपकी ग्रिप हो जाए, चाहे वो आपकी ट्रिगर मूवमेंट्स हो जाए, चाहे वो आप किस तरीके से सर्टेन शॉट्स खेलते हैं। तो जो ब्लॉक प्रैक्टिस का एलिमेंट है वो थोड़ा बहुत मिल गया। ऑब्वियसली स्पेस उस तरीके से नहीं है, तो हमें रिफ्रेन करना पड़ा है। जो क्रिकेट की नॉर्मल इक्विपमेंट होती है उसको यूज करने से, तो टेनिस बॉल्स का इस्तेमाल हुआ जा रहा है, कभी छोटा बैट इस्तेमाल कर लिया। तो उसको अब आपके ऊपर होता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं, कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, आपके पास 2 चॉइसेस होती है, या तो आप घर बैठ जाओ और कुछ ना करें, या आप थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ करें। फिर वीडियोस काफी निकाली हैं, ना सिर्फ अपनी, दूसरे प्लेयर्स की, उस पर काफी डिस्कशंस की हैं, काफी चीजें देखी हैं जो आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट में जो आजकल के बेस्ट बैट्समैन जिनमें एक चीज कॉमन है वो नजर आ रही है। उसके साथ सबसे पहले ये किया था कि देखें 3 महीने थे, तो 3 महीने में बॉडी को फिजिकल कंडीशन में रखना सबसे ज्यादा आई थिंक उसकी इंपॉर्टेंस थी। तो एक जिम का सेटअप बनाया घर में, और कोशिश ये की राशिद भाई सबसे ज्यादा कि मैं बिलीव करता हूँ, जो मुझे आजकल लास्ट ईयर से ज्यादा सबसे ज्यादा समझ आई है कि इन 1-2 सालों में, कि ये एक मेंटल गेम है और इसमें आपको क्विक स्पीड में अच्छे डिसीजंस लेने होते हैं। आपके जो डिसीजंस लेते हैं वो आपका दिमाग लेता है, तो हम कभी भी दिमाग की तरफ हम नहीं जाते कि इसको हमने किस तरीके से इसकी एक्सरसाइज करनी है, जैसे हम अपनी बॉडी की लुक आफ्टर करते हैं, जैसे हम अपनी स्किल्स की लुक आफ्टर करते हैं। तो एक टाइम मिला है रिफ्लेक्शन का, ऑनेस्टली देखा है अपने आप को कि मैं किधर खड़ा हूँ, क्या गलतियां की हैं, किधर जाना चाहता हूँ, और फिर उसके साथ जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, कोई बुक्स पढ़ी हैं, कुछ लेक्चर सुने, कोई ऐसी चीजें की हैं जिसमें कोई वो मेंटल भी जो एस्पेक्ट है ना, मेंटल हेल्थ का, वो भी इसके साथ उसमें भी इजाफा हो। जनाब, हाउ डू यू सी, अभी जो शान ने बात की मेंटल एस्पेक्ट्स की, फिर अपनी लिमिटेशन को जानते हुए मॉडिफिकेशन की, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू सो मच
आपका तो करियर भी टर्बुलेंट रहा कि यू हैड टू fight with your injuries and then sustain at the peak. So, your words of advice for Shan under these exceptional circumstances? देखें, शान को तो पेंडेमिक हुआ तो समझ आई मेंटल स्ट्रेंथ क्या होती है और उस पर काम कैसे किया जाता है. हमें फैटी पड़ना शुरू हुई थी मोटरसाइकिल से लेके, साइकिल से लेके, पिंडी क्लब तक और रोडों से लेके पिंडी स्टेडियम तक पहुंचने में, और वहां से लोगों से लड़ते हुए आगे पहुंचना और डिसीजन क्या लेने हैं, हाउ टू बिकम बिग इन टर्म्स ऑफ टू बिकम अ स्टार. तो वो हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ थी वो सारी हमारी रोडों में तय होगी. और रोड ने बड़ा कुछ सिखा दिया, स्ट्रीट्स ने बड़ा फेंटा फूटा लगा के हमें बड़ा कुछ सिखा दिया. अच्छा, बट अगेन शान की बात बहुत वैलिड है, अच्छी बात कर रहा है, और ये इसलिए कर रहा है कि शान एक पढ़ा लिखा लड़का है. इसको एक एडवांटेज है, एनालिसिस अपने ठीक करता है. जो बंदा एनालिटिक पे जाके अपने एनालिसिस ठीक करता है उसको ये समझ आ जाती है कि मैं इंप्रूव कैसे करता हूं. अच्छा, अभी सामने बैठा हुआ, अब मैं ज्यादा तारीफ तो नहीं करना चाहूंगा लेकिन अकेले के बताऊंगा कि एक कम पढ़े लिखे बंदे में, कम हराइजन वाले बंदे में और पढ़े लिखे बंदे में फर्क ये होता है कि वो एनालिसिस अपने ठीक करता है रात में जाके. बीइंग I'm not going to say Shan was an average player, but he has to transform. वो ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ एक काम चीज आनी थी, वो है मेंटल स्ट्रेंथ. अब शायद शान से बेहतर प्लेयर थे जिन्होंने अपने एनालिसिस ठीक नहीं किए, ओवरकम नहीं की प्रॉब्लम्स को, 2-3 साल के बैन लगवा के साइड पे हो गए. ठीक, वो क्यों हो गए? कि अपने एनालिसिस नहीं ठीक किया, अपने आप को पढ़ा नहीं, इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश नहीं की, ब्रांड बनने की कोशिश नहीं की. भाई ब्रांड आप बनते हो ना आप, तो आप बहुत सारी चीजें अपने साथ लेके चलते हो. एक मेंटल स्ट्रेंथ होती है, डिसीजन मेकिंग की पावर, डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है आपके पास वो होती है. फिर वो लीड फॉर द फ्रंट करते हैं, फिर आप अपनी बैटिंग से शो करते हैं या बॉलिंग से शो करते हैं कि यार मैं एक करामत क्रिकेटर हूं, मैं जिताने वाला कप्तान हूं या खेलने वाला कप्तान हूं. मेरा यही होता है कि जब when education gives you the wing, तो you fly an extra mile than rest of them. ठीक हो गया. वो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देती है कि यार मैं अपने आप को बेहतर पढ़ सकता हूँ. ये शान की क्वालिटी है और इसकी बातों से नजर भी आ रहा है. और 2 साल में हमने इंप्रूवमेंट देखी शान की, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो एज अ कप्तान बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि कप्तान क्यों बना दिया. ठीक, मुल्तान सुल्तान कप्तान क्यों बना दिया, प्रूव कर दिया. ओपनर क्यों आ गया, प्रूव कर दिया. पिछला बॉल नहीं खेल सकता, प्रूव कर दिया. अच्छा, कंटेंडर है 100 टेस्ट मैच खेलने का, प्रूव करे. अगेन ये 100 टेस्ट मैच एक फिर मेंटल स्ट्रेंथ है. पहला हर्डल 50 टेस्ट किए, दूसरी हर्डल ग्रेटनेस की है, फिर 100 टेस्ट मैच किए. सो अगेन एंड अगेन आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के जो लेवल्स हैं वो ऊपर से ऊपर जाते रहते. लेकिन उनके लिए एक चीज बड़ी लाजमी है नुमान, मैं बार बार कहता हूं, इससे बेहतर बंदे के साथ दोस्ती कर, और आपसे बेहतर बंदा जो आपसे बेहतर क्रिकेट खेला हुआ है वो आपकी पाथवेज बता के, और आप ऐसी चीजें पढ़े, ऐसी चीजें करें, ऐसी चीजें सीखें जिससे आपकी इंप्रूवमेंट पर्सनैलिटी में, बोलने में, खेलने में, देखने में आपकी बेहतर से बेहतर नजर आए. अपना शुएब ने बात की इस वक्त आपके हवाले से. ऑब्वियसली व्हाटएवर हैड आपको एक बड़ा प्रॉब्लम था कि आपको ब्लू ब्लडेड समझ के और नेपोटिज्म का एक एलिमेंट जो था उसको बड़ा उजागर किया गया. एंड देन यू मतलब सुपर फिटनेस हो जाए आपकी, आपने फिर अपने आप को जो है वो प्रूव किया और जैसा इन्होंने कहा प्रोग्रेसिवली इम्प्रूव किया. तो ये कितना मुश्किल काम था कि नेपोटिज्म का एक आप पे अलेज कर रहे हैं, एक्यूज कर रहे हैं कि इससे बेहतर प्लेयर्स अवेलेबल हैं, बट येट ही इज बीइंग फैसिलिटेटेड. तो हाउ डिड यू ओवरकम दैट? आई थिंक इनिशियली जब आप वैसे एज वाइज आप छोटे होते हो तो आप उस चीज को काफी इमोशनली लेते हो, और इमोशनली मैं बहुत इफेक्ट होता था. लेकिन जैसी शोएब भाई ने बातें की कि कभी भी मेरी लाइफ में हमेशा ये हुआ है, मेरी एक ट्रेजेक्ट्री रही है, मेरा हमेशा एक सेट, मेरी एक पर्सनालिटी रही है. वो कभी भी किसी चीज में कोई लिमिटेशन का इजहार हुआ है या क्रिटिसिज्म का इजहार हुआ है तो मेरा एक नेचुरल, एक इंस्टिंक्टिव हो रहा है एक रिस्पॉन्स देने का उसकी तरफ, उसको ऑब्वियसली ऑन बोर्ड लेना कंस्ट्रक्टिवली, और फिर
अगर कोई कहता है कि मैं कोई चीज नहीं कर सकता तो जरूर मैं वो जाके वो चीज ट्राई की तरफ डाइवर्ट करता हूँ और देखता हूँ कि मैं अपने आप को किधर तक ले जा सकता हूँ. जैसे आपने नेपोटिज्म की भी बात की, आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी थी, एक चैलेंज था कि इवन दो कि ये टैग लगा हुआ है, उसके बावजूद अपने वर्क एथिक्स से, अपनी परफॉर्मेंसेस से, अपने एटीट्यूड से और अपने कैरेक्टर से मैं ये चीज बदल सकूं लोगों के. तो जब आपको एक मौका मिलता है कि आप कोई चीज बदल सकते हैं तो आई डोंट थिंक आपको उससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती. अच्छा, ये राशिद भाई, जिसका तस्करा होता है इनके वाइट बॉल का, अगर आप डोमेस्टिक रिकॉर्ड उठा के देखें, पर एक जनरल परसेप्शन क्रिएट किया हुआ था कि जी लिमिटेड शॉट्स हैं, टाइम लेता है एंड ही इज नॉट आइडियली कट फॉर वनडे या T20. बट हमने, जैसा आपने हमेशा हाईलाइट किया कि नेशनल टूर्नामेंट्स में ही हैज बीन एक्सेलिंग. तो आप क्या इनसे, मतलब हाउ डू यू सी हिम इम्पैक्टिंग, कि क्या अब इनको करना है आगे, बीइंग अ सीनियर प्रो, बीइंग अ फॉर्मर कैप्टन, क्या आप देखेंगे? व्हाइट बॉल में देखें, अभी तो परफॉर्म करना पड़ेगा जिस तरह से टेस्ट मैचेस में कर रहे हैं, करना पड़ेगा, क्योंकि मेंटली जो स्ट्रेंथ है हमारे प्लेयर्स में जरा कम है. अगर हम देखें, बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया अहमद शहजाद ने, लेकिन बीच में गुम हो गया कहीं. उमर अकमल ये भी गुम हो गए, फखर जमान, इमाम उल हक, फिर शर्जील, ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि कॉम्पिटिटर्स रहे हैं और रहेंगे आगे जाके भी. लेकिन क्या मेंटली तौर पे इतने, जैसे शोएब ने बात की, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि लोग छोटा सोचते हैं. आज का सोच लिया, 1 साल का सोच लिया, 2 साल का सोच लिया, 50 मैचेस का सोच लिया, लेकिन लंबे अरसे के लिए नहीं सोचते. और उनको इंजरी भी नहीं कोई, तो उसमें मौके मिल सकते हैं व्हाइट बॉल से. लेकिन T20 अगर देखते हैं, उसमें बाबर आजम टॉप ऑफ द लाइन प्लेयर है और ऊपर बैटिंग करता है. लेकिन इसके अलावा मेरा जो सवाल बनता है शान से, जिन प्लेयर के मैंने नाम लिए, फखर हो गया, इमाम हो गया, अहमद शहजाद हो गया, शर्जील हो गया, समी असलम हो गया, ये वो प्लेयर रहे हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट के कॉम्पिटिटर रहे हैं और रहेंगे. इनमें से बीच में से किस तरह से निकल के सामने आए? क्या साउथ अफ्रीकन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी आपकी? और दूसरा क्वेश्चन इसके साथ है, 2016 में सेंचुरी की थी आपने वहां पे श्रीलंका में यूनिट के साथ, वो टेक्निक डिफरेंट थी और अब जो हम देखते हैं डिफरेंट थी. तो किस तरह से अपने आप को चेंज किया? ये 2 सवाल आते हैं. राशिद भाई, अगर मैं अपना शुरू से ग्राफ देखूं तो मैं वो बंदा हूं जो कभी कभार मैच के दौरान भी मैं मतलब विलिंग होता हूं कि मैं अपनी टेक्निक चेंज कर लूं. अभी श्रीलंका से टेस्ट हो रहा था तो मैंने कई बार कहा ये टीवी पे भी आके कि जब तक मैं 78 पर खेल रहा था, जो मेरी फास्ट बॉलर्स की जो जिस तरीके से मैं खेल रहा था, मैं बिल्कुल भी कमांड में नहीं था. और लंच से पहले मुझे एक बॉल हुई जो रिवर्स हो रही थी, वो अंदर आई और इनसाइड एज लगा और वो फाइन लेग चले गया. काफी लकी था कि वो पैडों पे आके बॉल नहीं लगी. तो मैंने अपने आप को मैच के दौरान ही थोड़ा सा ओपन करके थोड़ा सा अपनी ट्रिगर मूवमेंट चेंज की और उसके बाद 78 से लेके 135, अगर आप मेरी फास्ट बॉलर्स पे बैटिंग देखें तो वो आपको कंप्लीटली डिफरेंट नजर आएगी. तो ये चीजें मैंने अपने पूरे करियर में की हैं. मेरी कोशिश हो गया है कि मैंने हमेशा, इवन जब मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ ना, मैं कभी भी अपने आप को किसी चीज में बेस्ट नहीं मानता, नंबर 1 नहीं मानता. मैं हमेशा अपने आप को एज ए लर्नर लेके उधर जाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी दुनिया का बेहतर बैट्समैन है, अगर आप हमारे ही कैंप देख लें तो हमारे सामने जैसे आजकल बाबर आजम है, वो जिस तरीके से खेल रहा है, असद शफीक है, वो जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस दी है, आप इमाम देख लें, अजहर अली देख लें, तो इतने सारे जब एग्जाम्पल्स होते हैं तो आप काफी कुछ सीखते हैं, ऑपोजिशन से काफी कुछ सीखते हैं. तो जब मैं पालेक कैली भी जब मैं गया था 2015 में, जो उस वक्त की टेक्निक थी वो मुझे इसलिए अच्छी लग रही थी कि मैंने अपना बेस उसमें बड़ा किया था. इसलिए क्योंकि मैं लंबा बंदा हूं तो मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा लंबी होती है. अगर मैं अपना बेस छोटा रखता हूं तो मेरा सर गिरना शुरू हो जाता है. उस बेस के बाद मैंने एक और स्टेप ट्रिगर मूवमेंट में आगे लेना शुरू किया. उससे मेरी जो फ्रंट फुट के शॉट्स थे वो काफी अच्छे, मतलब मैं ड्राइव काफी अच्छा कर रहा था डाउन द ग्राउंड. उसके बाद क्या हुआ कि मैं शॉर्ट बॉल पे उस टेक्निक से काफी एक्सपोज हुआ. और एक तो होता है शॉर्ट बॉल पे फॉरेन कंडीशंस पे एक्सपोज होता है, मैं यूएई जाके हुआ, तो वो एक चीज थी. फिर मैंने सीखी कि मैं किस तरीके से अपने आप को बैलेंस रखूं. आई थिंक मेरे करियर में टेक्निकली सबसे ज्यादा जो चेंज आया है वो तो एक 2016 की इंग्लैंड सीरीज के बाद आया. मैंने काफी एक होता है आप अपने आप को शीशे में देखते हैं और आपको बिल्कुल वो चीज पसंद नहीं आती जो आपके सामने होती है. तो मैंने उस वक्त थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट किया
गैरी पामर एक कोच हैं, एलिस्टर कुक के साथ भी उन्होंने काम किया है। मैंने जरा सा अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से निकाला। मैं ये नहीं कह रहा कि वो दुनिया के बेहतरीन कोच है और उन्होंने मुझे बिल्कुल परफेक्ट कर दिया, लेकिन ये मेरे लिए एक अनकंफर्टेबल चीज थी कि कोच को हायर करना और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखना। तो वहां जाके एक महीना 3-3, 4-4 घंटे आप अगर अपनी टेक्निक चेंज करके डिफरेंट चीजें देख के बॉल हिट कर रहे हैं, तो उससे मुझे ये आया कि क्रिकेट में जो एक सबसे ज्यादा जो एक बैट्समैन के लिए जो सबसे अच्छी वो एक प्राइमरी चीज है, वो ये है कि बॉल आप जल्दी पिक करते हो लेंथ और लेट खेलते हो। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिर मैंने उसके अराउंड कोशिश की डोमेस्टिक क्रिकेट में आके, जो 2016 से लेके 2018 तक मैं यूबीएल के लिए क्रिकेट खेली है डोमेस्टिक क्रिकेट में। उसमें मैंने तीनों फॉर्मेट्स खेले। मेरी परफॉर्मेंसेस का भी जो प्रोग्रेशन था वो आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर गया है। और जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के, वही मैं बार बार कहता हूँ, हम डोमेस्टिक क्रिकेट को अंडरमाइन करते हैं, लेकिन जो मैंने अपने आप को डोमेस्टिक क्रिकेट में उन 2 सालों में अप्लाई किया और आप अगर परफॉर्मेंसेस भी उसमें उठा के देख लें तो उसमें काफी एक निखार आया मेरी परफॉर्मेंसेस में भी। एज ए कैरेक्टर मेरे अंदर काफी मतलब एक कॉन्फिडेंस मतलब आया कि मेरा जो कैरेक्टर है, एक यूनिकनेस हर बंदे में होती है, तो मैं कंफर्टेबल था अपने साथ। और तीसरी चीज ये हुई कि हमने 2018 में जब मैं साइड से ड्रॉप हुआ एशिया कप की साइड के बाद, मैं टेस्ट टीम से भी ड्रॉप हुआ, वनडे टीम से भी ड्रॉप हुआ, लेकिन लकीली फॉर्चुनेटली मैं ए टीम के लिए 3 महीने खेला, जिसमें इंग्लैंड लायंस भी आई हुई थी, न्यूजीलैंड की ए टीम भी थी और ऑस्ट्रेलिया से भी एक प्रैक्टिस मैच हुआ था। तो जब मैंने वहां रन्स किए और कंसिस्टेंटली रन्स किए, तो जब मैं साउथ अफ्रीका गया तो मेरे पास एक रन्स का बैग था पूरा भरा हुआ, मुझे अपने गेम का पता था। तो जब मैं साउथ अफ्रीका गया, मैंने लिटरली ये नहीं सोचा कि ऑपोजिशन क्या करेगी, कौन सा बॉलर क्या करेगा, मेरा था कि मैं रन्स किधर करूंगा और कितनी जल्दी करूंगा। और मेरा जो साउथ अफ्रीका में एम था वो ये था कि मुझे पता था जैसी पिचेस हैं, टाइम कम मिलेगा, तो जितनी देर आप गुजार रहे हो मेक श्योर करो आप जितने रन्स बना सकते हो बना सको। तो आई थिंक वहां मेरे उसमें काफी चेंज आया, लेकिन वो सब 2-3 सालों की मेहनत थी डोमेस्टिक क्रिकेट में, जिसने मुझे वो चीज अलाउ की कि मैं उस मेंटल स्पेस में आ सका। अच्छा शुएब भाई, ये जो अभी शान ने जिस तरह बताया कि अप्लाई कर रहा था और ये सिचुएशनली एडजस्ट करता है अपने आप को, बट आपने भी शायद जिक्र किया था, नोटिस किया था जब हम एनालाइज कर रहे थे श्रीलंका की सीरीज, राशिद ने भी हाईलाइट किया था, तो ऐसे नहीं आपको लगता कि एट टाइम्स ही वाज फोरफीटिंग रन्स फॉर द टीम, बजाय कि ये रन्स अपने बनाता शुरू में और कंसिस्टेंटली इसके एक हैवी ब्रैकेट में? तो आप कैसे देख रहे हो जो अभी शान बात कर रहा है, शुएब, विद ऑल योर एक्सपीरियंस? I think it's still standing in somewhere in the wilderness to search his own batting form and his place and his brand. ठीक, जैसे बाबर आजम को अपना ब्रांड मिल गया, ठीक है जी, अब उसको भी अब पेचा डालना पड़ना 3 बड़े बैट्समैनों के साथ दुनिया के, अब वो किस फॉर्म की और किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं और शान किस ब्रांड की क्रिकेट खेलेगा, और सबके पास हक है वो स्टार बनने का। स्टार आप ऐसे ही बनते जब आप when you are willing to dominate आप तभी करते जब आप टेक्निक की आपको बैकिंग होती है, जब मेंटल स्ट्रेंथ की आपको बैकिंग होती है।